हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 3 परिवहन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहला हमारा जो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है वो है कि जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमको बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे जाइलम और एक तरफ फ्लोएम। इसकी कोशिका जो होती है वो मृत होती है। जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम जो जल होता है और घुलित खनिज होता है उसका स्थानांतरण करता है। ठीक है, पौधों में जाइलम क्या करता है? जल तथा घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम जो है इससे जल का घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है और इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। ठीक है, तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है। यानी कि जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, छोटे पौधों में तो तुरंत वो जो है आपका स्थानांतरण के द्वारा जो है प्रक्रिया के द्वारा वो वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा लंबे वृक्ष होते हैं उसमें कैसे ऊंचाई तक जल पहुंचता है ये हमें बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल के चढ़ने में परासरण दाब, मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन की भूमिका प्रमुख है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में एक परासरणी दाब जो है वो प्रवणता का निर्माण हो जाता है। पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज्यादा एवं जाइलम उत्तकों से सटी कोशिकाओं में सबसे कम परासरणी दाब होता है, जिसके चलते रंध्रों से पत्ती के जाइलम तक एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जल का संचलन जो है वो पत्तियों में जाइलम उत्तकों से रंध्रों तक निरंतर होता रहता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जल स्तंभ को अक्षुण्ण बनाए रखता है और पौधों के मूल से चोटी तक लगातार जल की धारा प्रवाहित होती है। तो जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न किया था उसमें हमने देखा था कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो पौधों के लिए क्या महत्व रखती है। तो उसमें ये बताया गया था कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो पौधों के जो मूल होते हैं उससे लेके चोटी तक वहां तक जल की धारा जो है वो प्रवाहित होती है। किसके कारण? तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही पौधे के मूल से चोटी तक जो है वो लगातार जल की धारा जो है वो प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का अति लघु और लघु प्रश्न उत्तर जो है उसका उत्तर हमने वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। यानी चित्र भी इसमें आपको बनाना है। फ्रेंड्स, एक चीज बता दें हम आपको कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इन सब में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जिस तरह का चैप्टर रहा उस तरह से आपको फिगर बनाने को जरूर देगा। तो आप लोग फिगर जो है वो अपना अगर जिस स्टूडेंट्स को फिगर आता है अच्छे से बनाने तो वो तो आप बना ही लेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता है तो वो सीख भी लें, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि बोर्ड एग्जाम में आपको फिगर वाले प्रश्न जो है वो ही पूछे जाएंगे या फिर थ्योरी वाले प्रश्न आएंगे। क्योंकि ऑप्शन में आता है अथवा करके 2 प्रश्न जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। यानी कि 1 नंबर दिया हुआ है तो वहां पे आपको जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिख के ये दे सकता है, या फिर अथवा करके दे देगा कि मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, और 2-3 प्रश्न आते हैं इसी तरह से। एक में आपका अथवा करके 2 प्रश्न रहेगा, फिर दूसरा नंबर प्रश्न में फिर 2 प्रश्न रहेगा। उसमें से आपको जो आता हो आप वो लिखिएगा, लेकिन फिगर जो है आप लोग अपना कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस तरह का प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए प्रैक्टिस कर लेना है, बाकी जो है वो ऊपर वाले की मर्जी। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या हमारा 3 है, इसका उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। अधिक सांद्रता वाले भागों को संभरण सीरा तथा सांद्रता वाले भागों को उपभोग सीरा कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। ये नलिकाएं अत्यंत छोटे छिद्रों वाली प्लेट से जुड़ी रहती हैं, अतः ये नलिकाएं खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी या संचयन अंगों जैसे कि संचयी जड़ से ऊपर की ओर ऊपरी मुखी द्विदिशीय पथ में गति करता है। खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है और फ्लोएम पौधे की आवश्यकता अनुसार खाद्य पदार्थों का परिवहन विभिन्न भागों में करता है। एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे कि हम आपको हर वीडियो में कहते हैं कि अभी तक का जो चैप्टर है बायोलॉजी का, आपके बुक में एक बुक में आपको जो है चैप्टर 1 यानी कि जैव प्रक्रम में ही आपको ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड मिलेंगे और एक बुक में आपको जो है ये सारे चैप्टर्स पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे। तो दूसरे वाले बुक से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप लोग उस चीज़ को डिटेल में समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर्स को जब मैंने डिटेल में लाइव क्लास के दौरान पढ़ाया था तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी। जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं, चैप्टर डिटेल्स में पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और वो ये होता है कि प्रश्न उत्तर जो है वो आप अपने से भी जो है लिख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बोलने में या फिर लिखने में दिक्कत होती है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप चैप्टर को अच्छे से अपने लैंग्वेज में पढ़ लें जिससे कि आपको बोलने में भी आसानी हो और लिखने में भी। तो चैप्टर्स मेन है कि आपको चैप्टर्स जो है वो अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, जो कि हम आपको लाइव क्लास में कराते रहते हैं। और अभी जो है वो फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन जो है वो चैप्टर लाइव में चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास जो है सुबह में 8 बजे होता है और एक ग्रामर का क्लास होता है और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका क्लास होता है सुबह में 11 बजे। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास से नहीं जुड़ते हैं तो अभी से जुड़ना, अभी भी बहुत देर नहीं हुई तो अभी से जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है कि मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो मनुष्य की रक्त की संरचना यानी कि रक्त की जो रक्त क्या है, ठीक है, रक्त की जो घटक है, रक्त का जो 2 घटक होता है वो यानी कि रक्त के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में सबसे पहले आपको लिखना है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरल परिवहन माध्यम है जिसके द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का परिवहन होता है। मानव रक्त के 2 घटक होते हैं, प्रमुख जो है वो 2 घटक होते हैं। द्रव घटक होता है पहला जिसे प्लाज्मा कहते हैं और रक्त कोशिकाएं जो है वो ठोस भाग होता है। ठीक है, ये आपका मानव रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। अब सबसे पहले हमें प्लाज्मा के बारे में जानना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। यानी कि हमारे बॉडी में जितना रक्त होता है उसका 55% प्लाज्मा होता है। इसमें करीब 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.09% अकार्बनिक लवण होता है, 0.18% ग्लूकोज होता है, 0.5% वसा होता है तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि प्लाज्मा किस रंग का होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रक्त कैसा ऊतक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, जल की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे पूछता है। इनमें उपस्थित प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं जिनमें प्रमुख है फाइब्रिनोजन, फ्रोबिन तथा हिपेरिन। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला घटक जो है जिसको प्लाज्मा कहते हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, इसको हमने डिटेल में देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा रक्त कोशिका। तो आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका
कुल रक्त का 45 भाग है। 55% प्लाज्मा, 45% रक्त कोशिकाएं, टोटल रक्त का जो मात्रा है वो 100% हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रक्त कोशिकाएं आयतन के हिसाब से रक्त में कोशिकाएं जो है वो कुल रक्त का कितना भाग होती है, तो 45%। ये निम्नांकित 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु। अब इन्हें हमें डिटेल में थोड़ा सा लिखना है। सबसे पहले लाल रक्त कोशिका, तो लाल रक्त कोशिका को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, जो उभयनतोदर यानी कि उभयनतोदर डिस्क की तरह रचना होती है इसकी। इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःद्रव्य जालिका जो है वो इस तरह के कोशिकांग का अभाव होता है, इसमें पाया नहीं जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, अंतःद्रव्य जालिका नहीं होता है। ठीक है, इनमें एक प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये लाल दिखाई देता है। इसके एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसके इस विलक्षण गुण के कारण इसको ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मनुष्य में इनकी जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, नोट करते जाइएगा। मनुष्य में लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, 120 दिनों की। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव के प्रति मिलीमीटर रक्त में, यानी कि मानव का जो प्रति मिलीमीटर रक्त है उसमें इनकी संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लाल रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका के बारे में जानते हैं, तो श्वेत रक्त कोशिका जो है वो अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिका होती है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसा वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका को और क्या कहते हैं, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, तो इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। मानव के प्रति मिलीमीटर में इनकी संख्या 5000 से 6000 होती है। संक्रमण की स्थिति में इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जब हमारे बॉडी में किसी तरह का संक्रमण होता है, ठीक है, वायरल होता है, तो उसमें इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे आप एक चीज़ लिख दीजिएगा कि श्वेत रक्त कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर जो होता है कोशिका में, वो होता है रक्त पट्टिकाणु। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि रक्त पट्टिकाणु ये बिंबाणु या ओम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये रक्त को थक्का बनने में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जो है 4 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 5 में आपको मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने को कह रहा है। इसमें आपको वर्णन नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ हार्ट का जो है वो फिगर बनाना है नाम के साथ, यानी कि हार्ट में कहाँ क्या पाया जाता है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये है ह्यूमन हार्ट का फिगर। ठीक है, इसमें आपका इस तरह से फिगर बनाना है आपको। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि मानव श्वसन तंत्र, आहार नाल, हार्ट, इन सब का फिगर आपको देता है बनाने के लिए। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न ये आता है। एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो भी पार्ट है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है, आपको लिखना भी है, क्योंकि नामांकित चित्र का है, यानी कि नाम के साथ। तो इसमें सबसे पहला जो है, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, ये है महाधमनी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महाधमनी। ये वाला पार्ट होता है फुफ्फुस धमनी। ये दोनों जो है ये फुफ्फुस शिराएं कहलाती हैं। ये आपका बायां आलिंद, क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है। ठीक है, यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार आपको वॉल्व दिख रहा होगा, जिसको कपाट कहते हैं। ठीक है, ये द्विदली कपाट है, जिसके द्वारा जो बायां आलिंद है वो बायां नीले, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि इन पे एक छिद्र होता है जिसको द्विदली कपाट कहते हैं। ठीक है, अर्धचंद्राकार वॉल्व जो है जिसको कपाट कहते हैं, ये है द्विदली कपाट। यहाँ पे है आपका बायां नीले, ये बायां आलिंद है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका ये है अंतरानिलय भित्ति। अंतरानिलय भित्ति क्या होता है, जो दोनों नीले हैं हमारे, दायां नीले और बायां नीले, ये अंतरानिलय भित्ति के द्वारा एक दूसरे से जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक, ये जो हमारा, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो द्विदली कपाट है, ये आपका ये द्विदली जो कपाट है, ये बायां आलिंद बायां निलय में, ठीक है, ये बायां आलिंद हो गया, और बायां निलय, ये दोनों जो है
ये बायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा जो है वो खुलता है। ठीक है, बायां अलिंद बायां निलय में आपका बायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है और इस छिद्र पर एक द्विदली जो होता है वो कपाट होता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस ये द्विदली जो कपाट है इसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं और ये रक्त को सिर्फ बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने देता है। तो द्विदली कपाट जो है वो क्या है, ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो बायां अलिंद 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, जिसमें होता है दायां अलिंद, बायां आलिंद। ठीक है, यहाँ पे दायां आलिंद होगा, सॉरी यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा दायां आलिंद। ठीक है, दायां निलय नहीं होगा। ये हो गया दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, 4 चैम्बर्स होते हैं। अंतरा आलिंद भित्ति हो गया, ये अंतरा निलय भित्ति हो गया। अंतरा आलिंद भित्ति से ये दायां आलिंद जो है वो आपका दोनों आलिंद जो है हमारे, ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद जो है वो अंतरा आलिंद भित्ति से एक दूसरे से अलग होते हैं और अंतरा निलय भित्ति के द्वारा दोनों निलय एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पे आपका एक त्रिदली कपाट होता है। त्रिदली कपाट जो है वो दायां आलिंद से दाएं निलय में दायां आलिंद जो है वो दाएं निलय में दायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है और इसी छिद्र पर एक त्रिदली कपाट होता है, जैसे कि द्विदली कपाट यहाँ पे होता है। बायां आलिंद जो है वो बायां निलय में बायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है, जिस छिद्र उस छिद्र पर आपका एक कपाट पाया जाता है जिसको द्विदली कपाट कहते हैं और इसके छिद्र पर एक कपाट पाया जाता है जिसको त्रिदली कपाट कहते हैं। आप याद रखिएगा कि जो हमारे दोनों आलिंद है वो अंतरा आलिंद भित्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों निलय अंतरा निलय भित्ति से एक दूसरे से अलग होते हैं। ये है पश्च महाशिरा, ये है अग्र महाशिरा। ठीक है, और कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है? फुफ्फुस शिराएं बता दिया गया, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी हमने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस फिगर को, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बोर्ड पे तो मैं फिगर जो है वो लाइव क्लास के दौरान बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं बेटर बनाती हूँ, बट इस पे मैंने बहुत ट्राई किया है कि आप लोगों को मैं बेटर दे सकूँ। अपना जितना हो सके मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से बताया जाए। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको ये फिगर पसंद आया हो और इसके बारे में जो हमने आपको जानकारी दी, यानी कि इसके बारे में सारी चीज़ें जो आपको बताई, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस फिगर को इतनी जो है आपकी टीचर की मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे क्लियर हो गया, जो कि आपको सिर्फ फिगर बनाना था नाम के साथ, जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। फ्रेंड्स, एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन तीनों में से मनुष्य के रक्त से लेकर के मनुष्य के हृदय की कार्यविधि तक, यानी कि प्रश्न संख्या 4 से लेकर 7 तक, ये चारों प्रश्न जो हैं आपके बहुत ज़्यादा, यानी कि मोस्ट VVI आप कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, रिवीजन करते रहना है। एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि चैप्टर एक बार पढ़ लिया, प्रश्न उत्तर हो गया और उस चैप्टर को छोड़ दिया। चैप्टर रिवीजन बहुत ज़रूरी है ताकि बोर्ड एग्जाम के समय आपको कोई चीज़ को रटना ना पड़े। ठीक है, इसलिए अभी से ही, अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप उस टाइम का अच्छे से यूज़ करें और चैप्टर को जो है वो आप अच्छे से समझें, पढ़ें। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करने को कह रहा है, यानी कि हृदय की संरचना बतानी है और फिगर के साथ, यानी कि जो फिगर हमने आप बनाया है 5वें नंबर प्रश्न में वो आपको बना लेना और फिर हृदय की जो संरचना है वो वहाँ पे लिख देना है। चलिए बनाते हैं इसका फिगर और उत्तर जो है वो जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये वाला फिगर बना लेंगे प्रश्न संख्या 6 के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी संरचना जो है वो लिखेंगे। तो आइए इसका संरचना जो है वो लिख, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हृदय का आकार जो है वो तिकोना होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर संकरा
संकरा भाग, ठीक है, चौड़ा भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर होता है तथा यह बाईं ओर झुका रहता है। हृदय जो है वो पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर होता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। इस गुहा में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, ठीक है। द्रव जो है वो क्या करता है कि हार्ट को बाहरी आघात से, यानी कि जो बाहर से अगर हार्ट पे चोट लगता है तो उससे और हृदय गति से, यानी कि हार्ट बीट के दौरान हार्ट और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाला जो घर्षण है उससे बचाता है कौन, तो पेरिकार्डियल द्रव, ठीक है। इसके आगे हो जाएगा कि मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, जैसा कि हमें पता है। अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में जो जो इसमें पाया जाता है वो हम उसके बारे में बताएंगे। तो मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं, जो दायां और बायां अलिंद जिसको ऑरिकल कहा जाता है और दायां और बायां निलय वेंट्रिकल कहलाते हैं। दोनों अलिंद अंतरा अलिंद भित्ति द्वारा अलग होते हैं और दोनों निलय अंतरा निलय भित्ति द्वारा अलग होते हैं। दायां अलिंद दाएं निलय में दाएं अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है और इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं अलिंद से सिर्फ दाएं नीले में जाने देता है, और जब एक बार रक्त दाएं नीले में आ गया तो वापस वो लौट करके दाएं अलिंद में नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद बाएं अलिंद की बात करें तो बायां अलिंद जो है वो बाएं नीले में बायां अलिंद नीले छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक द्विदली कपाट होता है जिसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं, जो रक्त को सिर्फ बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाने देता है, ठीक है। इसके आगे दाएं नीले से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है जो आगे दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बंट जाती है। जो आगे क्या होती है, दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाती है। ये दोनों धमनियां रक्त को फेफड़े में ले जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बाएं नीले से एक महाधमनी या फिर उसको महाधमनी चाप भी कहते हैं, वो निकलती है और फेफड़ों को छोड़ करके, यानी कि जो हमारे लंग्स है उनको छोड़ देती है, और शरीर के सभी भागों में जाने वाली जो भी धमनियां हैं वो इसी से निकलती है, यानी किससे, महाधमनी या महाधमनी चाप से, ठीक है। दायां आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती है जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में ले आती है, ठीक है। फिर बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिराएं खुलती हैं जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में ले आती हैं, बाएं आलिंद में लाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 का उत्तर मिल गया होगा। यही होता है हमारे हार्ट की जो संरचना होती है वो, यानी कि हार्ट का फिगर जो आपने बनाया उसमें जो जो चीज़ें हैं, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा, महाधमनी, फिर हो गया अंतरा निलय भित्ति, अंतरा अलिंद भित्ति, द्विदली कपाट, चारों चैम्बर्स, इन सब के बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देख। तो फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 7 आपसे कह रहा है मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को समझें। संरचना आपने बता दिया, अब इसका कार्य क्या है, यानी कि हृदय में जितनी चीजें रहती हैं उन सब का कार्य क्या है ये आपको बताना है। यानी एक तरह से आप कह लीजिए कि हार्ट जो है उसकी कार्य विधि को ही समझाना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हार्ट जो है वो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है, पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ों से ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन जो है वो एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड या फिर SA नोड कहते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो साइनो और फिर ऑरिकुलर नोड, ठीक है, तो यही SA नोड कहलाता है। यहाँ पे हो गया साइनो और ये हो गया ऑरिकुलर, नोड के लिए तो नोड है ही। इसे पेस मेकर भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है और पेस मेकर क्या होता है तो ये आपको बताना होगा। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त 2 अग्र महाशिरा तथा एक पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद दोनों आलिंदों में संकुचन के साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से
दाएं आलिंद से दाएं आलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाएं नीले में, ठीक है, उसके दाएं नीले में तथा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद निलय छिद्र के द्वारा बाएं नीले में पहुंच जाता है। जब दोनों आलिंद खाली हो जाते हैं, यानी कि जब रक्त जो है, अशुद्ध रक्त जो है वो आलिंद से नीले में आ गया, तो दोनों आलिंद जो है वो ब्लैंक हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों निलय जो है वो रक्त से भर जाते हैं। आलिंद खाली हो गया और अब दोनों निलय जो है वो रक्त से भर जाते हैं। तब निलयों में संकुचन तथा आलिंदों में शिथिलन होता है। इस समय दायां आलिंद जो है, दायां आलिंद निलय, इस समय दायां आलिंद निलय छिद्र त्रिदली कपाट के द्वारा तथा बायां आलिंद निलय छिद्र द्विदली कपाट के द्वारा बंद हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, जहां यह गैसीय आदान प्रदान के द्वारा, यानी कि CO2 और O2 के द्वारा शुद्ध होता है। इसी समय बाएं नीले में पहुंचा शुद्ध रक्त महाधमनी में पहुंचता है और फिर वहां से विभिन्न धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में संचारित होता है। परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन जो है वो द्विगुण परिवहन कहलाता है और रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकालना हृदय चक्र कहलाता है। तो ये था आपका हृदय की कार्यविधि जो है वो। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे एंड होता है और इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर का सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो हमने आपको उसका वीडियो दे दिया है। सारे प्रश्नों का उत्तर हमने जान लिया है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो भी प्रश्न उत्तर थे दीर्घ के अलावा अति लघु और लघु, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है हमने इस चैप्टर के बाकी प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे क्लियर होता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम का अगला चैप्टर उत्सर्जन, उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। और एक चीज़ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि लाइव क्लास में हम लोग सारे चैप्टर्स के वन शॉट में सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे, यानी कि एक ही क्लास में एक चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर अति लघु से लेके दीर्घ तक सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। और आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।